चलिए हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू कर चुके हैं, इसका मतलब हमें क्लास शुरू कर लेनी चाहिए। तो आप लोग पढ़ने के मूड में हैं? हाँ या ना? दस यस बज के सर। 43 मिनट हुआ है। यस सर। हाँ सर। 10 बज के 43 मिनट हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी काल विभाजन और नामकरण कर लेंगे, इसमें बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, पिछला सब क्लियर है ना? ब्रज माधुरी सार या फिर वियोगी हरि या कुछ ऐसा तो दिक्कत नहीं है? कोई रिवीजन की जरूरत है? नहीं सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, हमारे सामने में सरस्वती पांडे है और हम सीधा आ गए हैं। देखिए, एक ही पेज से मैं 3-4 प्रश्न ले लिया था यहीं से। ये नीलाव से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया था मैं हिंदी से, पहला ही प्रश्न मैंने बनाया था। हालांकि आप लोग को भले कहीं और दिखा हो, पहला प्रश्न यही था। दूसरा प्रश्न हमने ये बना लिया था, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बना लिया था। ठीक है, तीसरा ये प्रश्न बनाया था। ठीक, अब तो उसके बाद सबसे मज़ेदार प्रश्न जो आप लोग कह रहे हैं, हम एक और प्रश्न बनाना चाह रहे थे, फिर सोचे हाँ कि आप लोग असहयोग आंदोलन और ये सब करने लगेंगे। ठीक है, कहेंगे कि ये सब क्या पूछ रहे हैं, हाँ यहाँ से तो बना ही दिए थे। तो आप समझिए कि आपको हिस्ट्री में भी ले जा रहे हैं, आपको हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। और यह जो प्रश्न आप लोग गलत किए हैं, बस हमारे सामने बस ये दिख रहा था और ये दिख रहा था, पहले और बाद कर दिए। ठीक है, और ये आप लोग कितना पेज नंबर है सर? ये हमारा, अच्छा ये कट आउट है, देख लेता हूँ। वही, ये तो आपका ये भी कटा हुआ है। एक मिनट वेट कीजिए। 72। हाँ, जिनके पास किताब है वो देख लीजिएगा, वहीं से भी देख सकते, मेरे सामने भी किताब ही होगी। क्या इसका फिर से पीडीएफ बनवाया जाए क्या स्वस्ति पांडे का? या ठीक है, काम चला लेंगे आप लोग? चलिए हम लोग काल विभाजन और नामकरण शुरू करते हैं, बहुत समय खराब नहीं करते हैं। बहुत सारी बातचीत हो गई, ओके, लेकिन जरूरी बातचीत, जो हमेशा हम कहते हैं कि बातचीत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं काल विभाजन और नामकरण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टीआरई 1 या 2 में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आए थे। ओके, और जब हम लोग एमए का एंट्रेंस दे रहे थे, वहाँ से भी एक प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न आया था कि ग्रियर्सन काल विभाजन करते हुए, हाँ, किस सूफी काव्य या फिर हाँ किस सूफी कवि का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसी नाम से एक कवि हैं, उनका जिक्र करते हैं पहले, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, कुछ लोगों का नाम है जो कि आप ध्यान रखेंगे। विजय भैया जुड़े हैं क्या? हमारे साथ हमारे एक सीनियर रहते हैं हमेशा। ठीक है, हो सकता है ना हो तो वो हमें मैसेज करेंगे कि नहीं है। विजय आई थिंक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, भैया हमें मैसेज कर लेते हैं। हमारे भी सीनियर हैं, आप लोग ये मत समझिएगा कि हमारे सीनियर नहीं हो सकते हैं कोई। ओके, उनका जीएस थोड़ा सा वीक है और वे 76 नंबर लाए थे हिंदी में। टीआरई 3 में अकेले 76 ले आए थे। 76 सही था उनका। ठीक है, जीएस में उनका मार्क हिंदी में तो सर हिंदी में केवल केवल हिंदी में 76। ठीक है, और उनका पीजीटी या सर बीजीटी में? पीजीटी हिंदी 76। अच्छा, ठीक है, और ये तब तो बहुत अनलकी हैं सर। बीएचयू के टॉपर रहे हैं एक बैच के। ठीक है, और वे भी जुड़े रहते हैं हमारे साथ, तो समझ सकते हैं कि जो हमें पर्सनली जान रहे हैं वो भी जुड़े रहते हैं, तो आप लोग कितने सही जगह आ गए हैं। ठीक है, पहले से हम नहीं बताते थे, अब बता दिए हैं। हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देख लीजिएगा। क्या क्या है, चारण काल आपको पहले से बताया गया था कि ये, हाँ, आदिकाल को कौन सा काल कह रहे हैं? चारण काल। फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। 15वीं शताब्दी जो आप देख रहे होंगे कि आप संत कवियों को देख रहे हैं। कबीर का जन्म कब हुआ था, किसी को याद है? किसी को याद है? 1398। ठीक है, तो ये 1398 हुआ, तो एक तरह से देखिए कि इसको 1400 माना जाए। ठीक है, तो ये 15वीं शताब्दी का शुरुआत हुआ कि नहीं? 1398 को यदि हम 1400 मान लें तो वही उसी चीज़ का बात करने जा रहे हैं ये। ठीक है, तो एक चारण काल हो गया, और उसके बाद 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। इसमें सारे चीज़ याद नहीं रखना है, मैं बता पहले एक बार देख लेते हैं। जैसे कि प्रेम कविता, क्योंकि सूफियों का आप देखेंगे कि वहाँ प्रेम के तत्व मौजूद हैं। ठीक है,
इसीलिए वो लिखते हैं जायसी का प्रेम कविता। ओके। और दूसरा है ब्रज का, ये जब हम लोग नेट जेआरएफ का एग्जाम दिए थे उस समय ये प्रश्न आया था, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसी, रीत। देखिए एक कैरेक्टर को ही बनाती हैं, दो कैरेक्टर देख पा रहे हैं, तुलसी और जयसी, और तुलसी देख लिए। फिर उसके बाद रीति काव्य आ रहा है, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। वास्तव में ये दो जो लास्ट दो चैप्टर आप देख पा रहे हैं ना, 10वां और 11वां, क्योंकि ये ग्रियर्सन को काम ही दिया गया था कि आप किसी तरह को रानी को खुश करो, ठीक है। और रानी को खुश करने के लिए वो इन्होंने कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान नाम का चैप्टर ऐड कर दिए कि कंपनी मतलब महारानी खुश हो जाए, ठीक है। तो दो चैप्टर अंग्रेजों के नाम पे है, कंपनी के शासन में और महारानी विक्टोरिया के शासन में है। और ये चेंजेज आप देखे होंगे 1857 के बाद ही हुआ था ना, क्रांति के बाद। हाँ, कंपनी के शासन से सीधा क्राउन को चला गया था, ठीक है। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हमें समझ आ गया कि अपना काल विभाजन करते हुए ये जो है। अच्छा, एक ग्रियर्सन का इतिहास कब आया था? हाँ, किसी को याद है या भुला गया? 1888 में 1888। ठीक है, 1888 हाँ 188। तो आप समझ रहे हैं ना 1857 को मैंने क्यों जिक्र किया, और आप इसीलिए आपको हिंट करने के लिए भी पहले बता दिया था 1857 की ये प्रश्न पूछूं तो आप लोग कम से कम जल्दी उत्तर करें, लेकिन उत्तर देने में आप लोग देर किए, ठीक है। तो आप देखिए, एक तो आदिकाल को वो चारण काल कह रहे हैं, ठीक है। बाकी भक्ति काल में कौन कौन इंपॉर्टेंट है? एक तो जयसी की प्रेम कविता, क्या यहाँ कबीर आए हैं? तो नहीं आए हैं, ठीक है। एक तुलसी, ठीक है। और कुछ मत याद रखिए। हाँ, एक ये ब्रज का कृष्ण काव्य किसके लिए आया होगा? ये सगुन भक्ति धारा है, सगुन भक्ति धारा में जो कृष्ण भक्ति है उसके लिए आया होगा कि नहीं आया होगा, ठीक है। मीरा के लिए। हाँ, मीरा हो गया, रसखान हो गया, जो भी कृष्ण भक्ति कवि, सूरदास, हाँ सूरदास हो गया, सूरदास। ठीक है। तो उन सबों के लिए, ठीक है, उन सबों के लिए आया है, ठीक है, ये ब्रज का कृष्ण काव्य। तो कुछ चीजें आपको क्लियर हुई कि मतलब सब याद रखने की जरूरत नहीं है, रीति काव्य को रीति काव्य ही कह रहे हैं ये, ठीक है। दो काल आपको याद, आदि काल का नामकरण और रीति काल का नामकरण, बहुत कंफ्यूजन है, ठीक। अभी वही क्लियर करेंगे हम लोग, मेन रूप से हमारा फोकस यही दो कवियों पे, मतलब दो काल पे होगा। तो यहाँ जो जॉर्ज ग्रियर्सन का आप 3-4 चीज याद रखेंगे। एक तो चारण काल आदिकाल को कह रहे हैं, भक्ति काल में जो दो कवियों का जिक्र करते हैं, एक तो जयसी का जिक्र करते हैं और एक तुलसी का जिक्र करते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के लिए वो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय कहते हैं, ओके। उसके बाद रीति काल को रीति काव्य कहते हैं। ये सारा चीज क्लियर है, इतना और कुछ नहीं चाहिए, ठीक। आगे यस बढ़ते सर। हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये यहाँ अलग से लाइन लिख दिए हैं सरस्वती भैया, गोविंद भैया। तो वास्तव में जो गोविंद है, हाँ, उनकी पत्नी है सरस्वती, ठीक है। और ये किताब जो लिखा गया है ना, आपको विश्वास नहीं होगा, ये एमए के दौरान ही लिखे हैं, और ये इनका नेट नहीं हो रहा था तो इनके लिए लिखा गया था। सरस्वती, अब तो दीदी को हम लोग भाभी बोलते हैं, तो उनके लिए लिखा गया किताब है, और प्रेम में लिखा गया किताब। देखिए कितना सुंदर होता है, कितनों को प्रोफेसर और नेट जेआरएफ करवाते हैं, और टीचर कितने बना रहे हैं ये, ठीक है। तो ये इस किताब की आंतरिक बात है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी के आरंभिक काल को क्या कहा? जिसे हम आदिकाल कह रहे हैं उसको कौन सा काल कह रहे हैं? चारण काल। ये आपको हम पहले से अंडरलाइन कर दिए। चारण काल में 9 कवियों को ये रखते हैं। सभी कवि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कवि आपके ध्यान में रहना चाहिए। हाँ, जैसे पुष्य नाम देते हैं, खुमान, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। चंद का नाम है, जो चंद जो लिखते हैं क्या, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, वो जगनीक, और सारंगधर। जोधराज इंपॉर्टेंट नहीं है, सारंगधर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 9 ये याद रखेंगे, कितने कवियों का जिक्र करते हैं? 9 कवि, ठीक है। तो 900 के लिए हम 1800/2 कर सकते हैं, तो हम 9 कवियों के लिए भी कुछ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो ये 9 कवियों का जिक्र करते हैं किस काल के लिए? चारण काल के लिए। और उसमें कुछ कवि हम आप दिमाग में रखेंगे। एक तो चंद दिमाग में रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है, कि चंद मतलब चंद्रवरदाई है यहाँ,
पुष्पदंत के लिए पुष्य कवि याद लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आप कुमारपाल भी ना याद रखें, लेकिन सारंगधर जरूर याद रखें, ठीक है। 3 नाम याद रखिएगा। और ऑप्शन बनाने के लिए, हालांकि ये जगनिक भी है, जगनिक परमाल रासो लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये 3 या 4 नाम आप दिमाग में रखेंगे, पुष्य, चंद, जगनिक, सारंगधर। लेकिन टोटल हमें 9 ये याद रखना ही रखना है कि चारण काल के अंतर्गत ग्रियर्सन ने 9 कवियों को जिक्र किया, जिनमें पुष्य, चंद, जगनिक, सारंगधर और भी तमाम लोग हैं। लेकिन ये 4 नाम आपके दिमाग में रहे तो बेहतर है। कुछ नाम जैसे खुमान सिंह है, केदार है, हाँ, कुमारपाल है, ये सब नाम उतना ठीक ठाक नाम है, पर ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सारंगधर संबंधित हम जब आप लोग को फ्री टेस्ट ले रहे थे तो कितना प्रश्न बनाते थे, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इवन जगनिक का भी जो परमाल रासो है, आलाखंड है, उससे संबंधित प्रश्न बनाया है कि नहीं। जो इंपॉर्टेंट रहता है वही प्रश्न आपको देते हैं, ठीक है। भले आप गलत करते हैं किसी वजह से, लेकिन ये मानता हूँ कि जब आप गलत करते हैं तो आपको याद भी होता है। डिस्कशन वीडियो कितने लोग देखते हैं? आप लोग डिस्कशन वीडियो देखते हैं कि नहीं? हाँ सर देखते ठीक है, हैं। हाँ, तो देखा करिए। और कई बार एक ही चीज़ को आप बार बार देखेंगे ना तो आपको याद भी होगा। और ये चीज़ का फ़ायदा आप एग्जाम में देखेंगे। भले आप टेस्ट में गलत कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा एग्जाम में होगा। तो 4-5 कवि यहाँ से याद हो गया। हाँ, एक सारंगधर, चंद, हाँ, पुष्य, जगनीक, ये 4 कवि आपके दिमाग में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न जो पूछा गया था आपसे, ये मिश्र बंधुओं का काल विभाजन में प्रारंभिक का हमने आपसे पूछा था कि आदिकाल को मिश्र बंधु किस नाम, मतलब आई थिंक हमने प्रश्न क्या किया था, मिश्र बंधुओं ने नहीं, किसने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था, यही प्रश्न बनाया था ना हमने, ठीक है। और यहाँ से आप लोग गलत किए थे, ठीक है। आरंभिक काल तो ये कह रहे हैं, और हमने ऑप्शन में दे रखा था तीनों का नाम, ठीक है। और आप लोग ढूंढ रहे थे, कुछ कुछ मिला नहीं होगा, तो वो एक से अधिक आंसर होना चाहिए था उसका, ठीक है। तो मिश्र बंधु आदिकाल को कौन सा काल कहते हैं? प्रारंभिक काल कहते हैं, ओके। उसके बाद माध्यमिक काल में ये लाते हैं, फिर अलंकृत काल, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड देखिए, ये रीत काल का टाइम पीरियड है, ठीक सर है। और हाँ, सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, सर, हम ये कहना चाहते हैं कि आरंभिक काल मिश्रबंधु कहें कि प्रारंभिक काल कहें। सॉरी, अच्छा, हम आरंभिक काल कह रहे थे क्या? प्रारंभिक काल, ये तो आपको सामने दिख भी रहा है ना, प्रारंभिक काल, ठीक है। हाँ हाँ, तो देख तो रहे हैं सर, लेकिन कंफ्यूजन में है, क्योंकि और बुक में दिया है कहीं कहीं कि आरंभिक काल गणपत देखिए, चंद्र इस किताब का प्रारंभिक काल गणपत चंद्र, आरंभिक काल मिश्रबंधु। इस किताब का जो है प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छे से हुआ है। और आप इस बात के लिए टोक दिए हैं, तो इसको नोट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, कि मिश्र बंधु विनोद से हम जी कंफर्म सर। करेंगे, ठीक है। मैं नोट कर ले रहा हूँ। जी सर। हाँ, तो आप लोग टेंशन, बुक की कमी नहीं है। हम अभी जिस संस्था में हैं वहाँ हम लोगों के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी में अलग से सेक्शन बना दिया गया है, अपने डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी में अलग से सेक्शन बनाया, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसको मैं लिख ले रहा हूँ। ओके सर। हाँ सर, क्योंकि प्रारंभिक काल को गणपत चंद्र बोले हैं और आरंभिक काल को मिश्रबंधु बोले हैं, बस यही कंफ्यूजन है सर। हालांकि देखिए, हाँ जो सर। ये किताब लिखे हैं ना, ठीक है, हाँ हमारे रूम सर। में तो बहुत कम हाँ किताब देख रहे होंगे आप लोग। उनके रूम जी सर। में आप जाते तो कम से कम, बिरला हॉस्टल की बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, 1000 से कम किताब उनके रूम में, बस किताबें ही किताब थी, ठीक है। पता नहीं वो कैसे सोते थे, बस सोने के लिए जगह था उनके पास, सिर्फ किताबें थे और किताब पढ़ते थे वो। तो ये इस किताब का प्रूफ रीडिंग जो अभी ज़्यादातर लोग प्रोफेसर हैं उन्होंने किया है, तो टेंशन आप मत लीजिए। कहीं एक जगह हमने गलती निकाल के भेजा था, ठीक है, क्योंकि वो कहे कि इतना माइन्यूट गलती को देखा नहीं जाता है, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। तो आप देखिए, मिश्र जी बंधु क्या सर। कह रहे हैं, प्रारंभिक काल कह रहे हैं हमारे सामने, बस इसको ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद देखिए, माध्यमिक काल जो भक्ति काल है उसको माध्यमिक काल कह रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फिर है, जो ये देखिए टाइम पीरियड रीत काल का टाइम पीरियड है, ठीक है। जो शुक्ल जी 1700 से 1900 के आसपास मानते हैं ना, ठीक है। तो ये रीत काल का टाइम पीरियड है, और इसी टाइम पीरियड को ये अलंकृत काल कहते हैं। अभी आप एक जगह कंफ्यूज होंगे, हाँ, वो कंफ्यूजन जब आएगा तो मैं क्लियर करूंगा। बाकी आधुनिक काल को ये परिवर्तन काल के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से 3-4 चीज याद रहा,
कुछ भी याद ना रहे, प्रारंभिक काल आप भूल जाएं, परिवर्तन भूल जाएं, माध्यमिक काल भूल जाएं, लेकिन अलंकृत काल नहीं भूलना है मिस्र बंधु। अलंकृत काल ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि रेत काल को ये कौन सा काल कहते हैं? रेत काल को लाइव तो नहीं है, अलंकृत हाँ अलंकृत काल ठीक है, अलंकृत काल। हाँ तो रीत काल को ये अलंकृत काल कहते हैं। सब कुछ भूल जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्रश्न बना सकता है और बनता है कि मिस्र बंधु क्या कहें, रीत काल को अलंकृत काल कहें, बनेगा प्रश्न। ऐसे देखिए बीपीएससी आपसे कभी प्रश्न हमने तो नहीं देखा कि आपसे भारी पूछ रहा है। हाँ ये है कि आप लोग को जीएस भारी लगता होगा, क्योंकि आप लोग तुक्का मारने के लिए जाते थे। अब पढ़ रहे हैं तो अब जीएस भी नहीं भारी लगेगा, ठीक है, और हिंदी अब पढ़ के जाएंगे तो क्यों भारी लगेगा। तो ये याद रखेंगे, मिस्र बंधु अलंकृत काल। एक कन्फ्यूजन आएगा जो कि मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन है, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ आप लोग कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि हम उस फेज से गुजरे हैं ना, इस फेज से अभी आप लोग गुजर रहे हैं, ठीक है। हाँ आप ये है कि शिक्षक एग्जाम की तैयारी करते हुए गुजर रहे हैं उस फेज से, हम जेआरएफ की तैयारी करते हुए गुजरे थे। हालांकि एमए की तैयारी करते हुए ही हमारे जुबान पे सरस्वती पांडे आ गया था, हाँ, जब हम एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, और उसी समय हम लोग शुक्ल जी का इतिहास भी पढ़ चुके थे। उसके बाद देखिए वर्तमान काल है, ये सब सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो मैं कहने जा रहा हूँ आचार्य शुक्ल का विभाजन, इसको तो आपके माइंड में ईयर वाइज होना चाहिए, बिल्कुल ईयर वाइज, इधर उधर कुछ नहीं, हमें ईयर चाहिए। इसमें हमने एक बार भी कहा कि आप ईयर याद करिए, मिस्र बंधुओं के कुछ बात कहें कि ईयर याद करिए, लेकिन शुक्ल जी चूँकि इन्हीं के इतिहास बेसिस पर हम लोग आज तक चलते आ रहे हैं। हालांकि जब हमें खड़ा कर दिया जाता है शुक्ल जी के इतिहास पे बोलने के लिए या फिर शुक्ल जी की आलोचना करने के लिए, तो मैं भी दो बात शुक्ल जी को सुना देता हूँ, खास करके कबीर और निराला पे तो कह ही देता हूँ। एक बार हम लोग के कॉलेज में कंपटीशन हो रहा था, जिसमें आप हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप लोग को पता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस, हाँ 10 जनवरी को, 10 जनवरी, ओके। तो उस पे हम लोग को बोलना था शुक्ल जी पर, तो शुक्ल जी ने कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, तो हम थोड़ा अपडेटेड वर्जन में उसको ले गए थे। तो शुक्ल जी से ही प्रश्न कर दिए थे कि शुक्ल जी पहले ये बताएं कि कौन सा समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि कौन सा दर्पण है, हाँ। फिर हमने थोड़ा सा अपडेट करके उसको कह दिया था कि ये हमारा जो साहित्य है वो सीसीटीवी कैमरा है, तो उसमें भी हमारा पोजीशन लग गया था, फर्स्ट पोजीशन। तो जहाँ जहाँ क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है, उतना क्रिएटिव। आप लोग में से कुछ लोग कविता भी लिखते होंगे, तो आप वो करिए, अपनी क्रिएटिविटी को मारिए मत, ठीक है। जितना क्रिएटिव रहेंगे उतना मजा आएगा जीवन में, ऐसे तो बोरिंग लाइफ चलेगा, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, आचार्य शुक्ल का काल विभाजन भूलना नहीं। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या नाम रखे हैं। एक तो आदिकाल रखे हैं, और ये आदिकाल मतलब उसको ब्रैकेट में वीर गाथा भाव काल भी कह रहे हैं। तो आदिकाल किसने कहा था, आपको याद है? आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब आया था? हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। 1952। ये कौन जवाब दे रही है? मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना फास्ट जवाब। मुझे एक्सपेक्ट रहता है कि बच्चे जो पढ़ रहे होंगे वो जरूर देंगे। किसने अभी जवाब दिया? राखी थी क्या? जी सर। देखें, अब चूंकि मैं उन आवाज़ बहुतों का पहचान गया हूँ, ठीक है, तो हम लोग भी जवाब देंगे तो आवाज़ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि। चलिए, तो आपको एक चीज़ समझ आ रहा है कि आदिकाल को वीरगाथा काल कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी वीरगाथा काल कह रहे हैं, और उनको फॉलो किए हैं। ये फॉलो को आदिकाल, कई बार आदिकाल कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि शुक्ल जी आदिकाल को कौन सा काल कहते हैं? वीरगाथा काल कहते हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है मध्यकाल, वो मध्यकाल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, ठीक है। और पूर्व मध्यकाल को ये भक्ति काल कह देते हैं, ठीक, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कह देते हैं, ओके।
अभी आप लोग कल फंसेंगे एक प्रश्न में, जिसका डिस्कशन अभी मैं कर दूंगा। आधुनिक काल को हम लोग गद्य काल है, इन्होंने गद्य काल कहा। ठीक है, आदिकाल वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल भक्ति काल, उत्तर मध्य काल रीति काल और आधुनिक काल गद्य काल। ठीक है, म्यूट कीजिए। म्यूट 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 आप लोग म्यूट कर लीजिए। जब आपसे पूछा जाए तभी ओपन करिए ना, उस समय उससे पहले म्यूट रहा करिए, या फिर ऐसा ना हो कि हमें कहा दे कि आप लोग शांत रहिए, हम वाचन कर देते हैं। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, तो ये ना हो। कम्युनिकेशन और गूगल मीट की सबसे बड़ी खासियत यही लगती है मुझे कि वॉइस कम्युनिकेशन होते रहता है। हाँ, तो हालांकि आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने कहा था ना गुड न्यूज कमिंग, तो रियली ये चीज़ें हो रही हैं। और अब कितना बर्डन मेरे ऊपर पड़ा है, आप लोग को लग रहा होगा कि हम क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ही फिनेंशियल बर्डन पड़ गया है। तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि इस बार हमारे साथ जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हैं वो उनको कहीं से भी तकलीफ ना हो। ठीक है, कि उनको रिकॉर्डेड क्लास मिलते रहे, टेस्ट भी अच्छे से आप दें, तो सारी चीज़ें हो। इसीलिए मैं फिनेंशियल बर्डन लिया हूँ और बहुत बड़ा रिस्क लिया हूँ। कभी बिल भेजूंगा, आप लोग भी देखेंगे तो कहेंगे ये क्या कर रहे हैं मास्टर जी। ठीक, तो यहाँ क्लियर हुआ। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है। पूर्व मध्य काल, पहले भक्ति काल आता है फिर रीति काल आता है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले रीति काल या भक्ति काल, पहले भक्ति फिर रीति। ठीक है, उसके बाद आधुनिक काल में खास करके आप देखेंगे कि निबंध लिखे जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद नाटक लिखे जा रहे थे, आलोचना की शुरुआत वहीं से उसी समय हो गई, कहानी। ठीक है, तो ये इसी काल में भी था। और सब सभी देखें, इसमें कविताएं नहीं दिख रही है। इस काल में आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास कविताओं का इतिहास है। जो आपका उत्तर मध्य काल तक है उसमें देखेंगे कि सिर्फ कविता कविता का जिक्र करेंगे। अभी आप जो भक्ति काल पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, या अभी मतलब आदिकाल को मैं फ्री में भी पढ़ाया, तो वहाँ आप देखेंगे कि सिर्फ कविताओं पे बात कर रहे हैं, गद्य पे बातचीत ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से आधुनिक काल को ये गद्य काल कहते हैं। आप अपनी भूमिका में भी लिखते हैं कि बहुत विलक्षण बात है कि आधुनिक काल का जो प्रादुर्भाव हुआ वो गद्य से हुआ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग ये याद रहेगा। एक बार हम फिर से यहाँ लिख के देख लेते हैं। आदिकाल को ये वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक है, मध्य काल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? उत्तर, सॉरी, पहले पूर्व काल और उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। हाँ, तो पूर्व मध्य काल को ये भक्ति काल कहते हैं और उत्तर मध्य काल को ये रीति काल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, सर एक ही बताइएगा, तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल यही डिवाइड किए हैं रामचंद्र शुक्ल हाँ ही? हाँ, ये अपना एक तरीका निकाले हैं कि हम ये दिख रहा होगा कि ये पीरियड वाइज देखा। यहाँ ये भक्ति काल एक तरह से प्रवृत्ति थी, इसीलिए इन्होंने जो है, ये देखिए, इससे फील होता होगा कि ये टाइम को बताना चाह रहे हैं। आदिकाल या पूर्व मध्य काल या उत्तर मध्य काल लिखा जो है, हाँ, आपको फील होता होगा ये टाइम को बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि संवेदनाओं, परिवर्तनों, प्रवृत्तियों को देखेंगे तो ये प्रवृत्ति है। वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी जा रही हैं तो ये प्रवृत्ति है। ठीक है, या भक्तिपरक रचनाएं लिखी जा रही है तो भक्ति काल ही रख दिया प्रवृत्ति के आधार पे। लेकिन टाइम पीरियड के आधार पे आप देखेंगे आदिकाल है, पूर्व मध्य काल है, उत्तर मध्य काल है और आधुनिक काल है। ठीक है, क्लियर? और यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल में। अभी एक और चीज याद करना है, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो जाएगा ये शुक्ल। तो आधुनिक काल को ये गद्य काल कह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? हमें इनका ईयर भी दिमाग में रखना है। अब मैं चाहूँ तो फंसा सकता था, और यही देखिए टोटल 900 साल तो किए हैं। ठीक है, मोटा मोटी 900 साल है। ठीक है, चूंकि अपने किताब में ही लिख दिए कि हम 900 सालों का इतिहास देखेंगे। ठीक है, तो अलग से हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन आप वीर गाथा को कितना टाइम पीरियड दिए हैं? 1050 से 1375। ठीक, भक्ति काल को कितने? 1375 से 1700। रीति काल सबको याद रहता है, 1700 से 1900, बिल्कुल 00 है। और फिर आधुनिक काल 1900 से संवत में लिखे 1984। तो 1984 याद रखिए ना रखिए, मतलब इसका टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है आधुनिक काल वाले का। ठीक है, लेकिन ये शुरुआत कब से हुआ तो ये तो मान ही सकते हैं 1900, लेकिन इसके आगे याद रखें ना रखें 1984।
बिल्कुल नहीं याद रखें। अभी अभी हमने एक उपन्यास पे बोला जिसका टाइटल ही है, जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास है 1984, तो उस पे ही बोलना था मुझे। तो आप लोग को ये याद रहेगा वीरगाथा काल 1050 से 1375, और एक बार हमने इसमें माइनस करने के लिए पूछ लिया था कि वीरगाथा काल का टोटल कितना पीरियड इन्होंने लिया है, तो 1375 से 10 से 50 आपने घटा देना था। ठीक है, तो ये 5 2 325 आ रहा है। ठीक है, तो 1050 से 1375 याद रहेगा या भूल जाएंगे? ऐसे ही 1375 से 1700 और 1700 से 1900। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कल हम एक प्रश्न बना देंगे, हाँ कहिएगा कि फिर ये कैसे बन गया है। अब वो क्या प्रश्न बनेगा वो आप देख लीजिएगा, अब बताएंगे नहीं वो प्रश्न। अब नहीं फंसेंगे सर। हाँ, देख लीजिएगा फिर हमारा ऑप्शन होगा। अब क्या बना दूंगा, बस आधुनिक काल का टाइम पीरियड से प्रश्न नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इससे टाइम पीरियड से नहीं बनाऊंगा, इधर से हम कहीं कुछ भी प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, और बनेगा। इसीलिए आप लोग एक एक पॉइंट याद रखिएगा, माइनस प्लस करने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, और यही से हम समझिए कि हिंदी साहित्य चाहे तो 10 प्रश्न आपको बना के दिखा सकते हैं। 10 मतलब 10, कम नहीं, बस इतने से 10 प्रश्न बना देंगे। सर एक क्वेश्चन था कि अगर हमको ईस्वी से अगर संवत में बदलना होगा तो कैसे बदल सकते हैं? ओके ओके, ये देखिए ईस्वी से संवत में आपको बदलना है ना। अभी हम 2025 में चल रहे हैं। ठीक है, 2025 में चल रहे हैं ना, इसमें बस 57 ऐड कर दीजिए। ईस्वी में 57 ऐड कर देंगे तो हम संवत में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 5 7 12 जी 2 5 7 1 8। ठीक है, तो अभी संवत कितना चल रहा है? 2082। ठीक है, लेकिन हमारा ईस्वी कितना है? 57। ओके, अभी एक बार हम जब हम सूफी का पढ़ रहे होंगे तो सूफियों मतलब मुसलमानों का जो अपना एक तरीका है, हमारे साथ सबीना बानो जी जुड़ी हैं। ठीक है, तो वहाँ भी एक तरीका है, आई थिंक मतलब वहाँ मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें भी हम कन्वर्ट करना देखेंगे कितना किस तरह से ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो जो अपने सर एक बार फिर से बता दीजिए। ओके संवत ओके, वाला एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, ये संवत रहा। ठीक है, और ये ईस्वी रहा। ठीक, कोई ईयर संवत में है, संवत में है, मान ले देते हैं कि 1985 की बात करना चाह रहे हैं या 1957 की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, 1957 की बात करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं उसे ईस्वी में बदल दें। ठीक है, तो बस इसमें 57 हाँ घटा सर, देंगे। लेकिन आप जो लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। जो लिख रहे हैं वो ये दिख देखिए 1957 संवत दिख रहा है, 1957 संवत दिख रहा है। हम संवत दिख रहा है, संवत दिख रहा उसको है, स्क्रीन से इधर 1957 कीजिए, दिख रहा है। आप खुद से स्क्रीन से कीजिए, इधर स्क्रीन से आप अपने साइड कीजिए स्क्रीन को। आप अपने साइड स्क्रीन को कर सकते हाँ हैं। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत मतलब मिडिल में ही रखा हूँ चीज़ों को। ठीक है, हाँ अब सर, बहुत ज़्यादा ठीक है। दिक्कत है तो लीजिए 1 मिनट, आ जाते हैं हम ब्लैक बोर्ड पे। ये सर आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो दिक्कत नहीं है। ईस्वी है और संवत ऊपर लिख रहे हैं हम। ठीक है, संवत 1957 है हमारा और हम चाह रहे हैं ईस्वी में चेंज हो जाइए, तो हम घटा देंगे 57। मतलब संवत बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकली देखा जाए तो। ठीक है, उसमें से तो 1900 ईस्वी हो गया ये। ठीक है, तो 1957 चेंज हो गया, ईस्वी में कम हो गया। ठीक है, अब याद रहेगा कि भुला जाएंगे? देखते हैं कल, क्या पता इसी से हम प्रश्न बना दें। टेंशन मत लीजिए, प्रश्न कुछ भी बना सकते हैं आपके माइंड को चेक करने के लिए। और जितना आप एक्टिव रखेंगे अपने माइंड को, हाँ, उतना हमारा प्रश्न सही करेंगे। और हमारा प्रश्न सही करने लगे तो बीपीएससी का जो प्रश्न है ना, वो आपको कुछ नहीं लगेगा, कहेगा कि ये तो बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, अब प्रश्न मेरे भी आसान ही रहते हैं, विकल्प थोड़े अतरंगी रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके माइंड का प्रैक्टिस होता है। सर रामचंद्र शुक्ल का ईस्वी है या संवत है? रामचंद्र शुक्ल जी का ईस्वी नहीं है, संवत है। वो ज़्यादातर चीज़ें संवत में लिखे हैं। ओके, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये संवत है। देखिए यहाँ 100 लिखा हुआ है ना, 100 लिखा हुआ है, लेकिन इधर देखिए गणपति चंद्रगुप्त जी ईस्वी लिखे हैं। ठीक है, सन लिखे हैं, तो यहाँ सन का मतलब ईस्वी ही है, लेकिन 100 जीरो लिख दिए तो संवत सर नहीं ये है। रामकुमार वर्मा में वी लिखा हुआ है।
हाँ, रामकुमार वर्मा ने भी संबत ही लिखा है, ठीक है। अच्छा हाँ, और कल हम पढ़े थे, आपको याद है? अच्छा, अभी एक आप लोग अच्छा पहले हम शुक्ल जी को कर लेते हैं, फिर उसके बाद रामकुमार वर्मा पे आएंगे। तो 1050 से 1375, 1375 म्यूट करिए सारे लोग, म्यूट करिए। और 17 से 1900 से शुरू मानते हैं, तो ये टाइम पीरियड याद रहेगा। जी सर। ठीक है, और हमको पूर्ण विश्वास है कि कल आप लोग एक प्रश्न गलत करने वाले हैं, और अभी हम गलत होने देंगे, ठीक है। बस आपको इतना बता दिए नहीं करेंगे सर गलत। देखिएगा, गलत तो करेंगे आप, मैं कह दिया। बस मैं चाहता नहीं हूँ कि गलत करें आप, ठीक है। और हमारा जब क्वेश्चन टेस्ट लग रहा हो तो आपके हाथ में थोड़ा सा पेन कॉपी भी अब रहे, ठीक है। क्या पता कुछ कैलकुलेट भी करना पड़ जाए। अब हिंट कर चुके हैं, अब इससे अधिक हम हिंट नहीं करेंगे, क्वेश्चन आउट नहीं करेंगे, हम थोड़े ईमानदार आदमी हैं। ये देखिए, आते हैं राम कुमार वर्मा। कौन सी किताब लिखे हैं राम कुमार वर्मा, याद है किसी को? जल्दी। आलोचनात्मक इतिहास। गुड आलोचनात्मक इतिहास। गुड गुड गुड। म्यूट हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास। ओके ओके, म्यूट। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखते हैं, 1938 में लिखते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, कल हम मजा लेंगे। आप लोग 57 पूछ के बहुत सारा क्वेश्चन हमारे माइंड में डाल दी, ठीक है, और बनेगा क्वेश्चन। ओके, अब देखिए, ये देखिए राम कुमार वर्मा संधि काल कहते हैं। कल ये आपको बताया गया था, और जिक्र हुआ था स्वयंभू का। और कहाँ से शुरू हुआ था? जी सर, इस क्वेश्चन में मैं फंस गई थी कल। मैंने फंस नहीं गई थी एक्चुअली, में संधि काल लगा दिया, ऑप्शन एक से अधिक होगा। ठीक है, इसमें देखिए आदिकाल को ये संधि काल भी, और आदिकाल के टाइम पीरियड को ये यहाँ तक ले जाते हैं। शुक्ल जी को देख रहे हैं, 1375 तक ले गए हैं, और ये देखिए 1375 तक लाए हैं, ठीक है। और उसके बाद भक्ति काल को और रीति काल को बिल्कुल शुक्ल जी की तरह रखे हैं, 1375 से 1700, और रीति काल को देखिए 1700 से 1900 तक ही रखे हैं, ठीक है। और आधुनिक काल को 1900 से अब तक लिख दिए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल शुक्ल जी जैसा ही इनका है चेंजिंग। लेकिन ये देखिए शुरुआत थोड़ा सा पीछे से करते हैं। कहाँ से करते हैं? 750 से। किसी को वो डेट याद है जब हम आलोचनात्मक इतिहास कर रहे थे? आदिकाल को संधि काल बोल रहे हैं। आदिकाल को संधि काल और चारण काल दोनों बोले हैं, ठीक है। ये देखिए आदिकाल का टाइम राम पीरियड, कुमार वर्मा। अच्छा, तो इस आदिकाल का टाइम पीरियड ये देख पा रहे हैं, 1075 से 1375 है। और ये देखिए मतलब 750 से शुरू करते हैं, लेकिन ले आते हैं कहाँ तक? 1375 तक लाते हैं। चारण काल और तक में, संधि काल और चारण काल तक में देखिए 1375 ले आ रहे हैं। तो इनका जो आदिकाल है, संधि काल और चारण काल दोनों है, ठीक है। और पहले संधि काल है, फिर आदिकाल है, सॉरी चारण काल है। और संधि काल यहाँ भाषाओं के संधि से संबंधित था, ठीक है, अपभ्रंश। और एक चीज आपको, मैं जो प्रश्न पूछा आप लोग उसका उत्तर नहीं दिया। मैं ये कहा कि रामकुमार वर्मा अपने आलोचनात्मक इतिहास को स्वयंभू से मानते हैं पहले कभी उनको हिंदी साहित्य का। तो स्वयंभू का टाइम पीरियड कहाँ से शुरू करते हैं वो, किसी को याद है? जल्दी। 693। म्यूट 693। ओके, अब 693 में 57 जोड़िए तो 693 ये ईस्वी था, याद है आपको? ईस्वी, हाँ, ये ऐड कर रहे हैं आप लोग। 0 9 5 14 1 15 1 7 दिख रहा है? 750। ये संबत हुआ, ये दिख रहा है संबत 750। हम सही बताए थे 57, ठीक है। तो वो हम दिखलाना चाह रहे थे कि 57 हमारा सही है, ठीक है। तो मैथ्स वाले से पढ़ने आए हैं तो मैथ्स दिखते रहेगा यहाँ, ठीक है। मतलब मैं हिंदी से, चलिए इसको डाउट क्लियर कर दिए। कंफ्यूजन था पीछे जब हम लोग पढ़े थे, तो आगे यहाँ देख रहे थे हम कंफ्यूज हो गए थे। हाँ 57 क्या हुआ सर? 57। अच्छा, ये आप लोग कंफ्यूज हैं। देखिए ईयर है, जो ईस्वी हम लोग अभी देखते हैं। 57 वर्ष हुआ। म्यूट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ फिर से। जो ईयर हम लोग अभी 2025 देख रहे हैं ना, तो हम जैसे ईस्वी में अभी हम लोग काउंट कर रहे हैं, लेकिन एक संबत भी होता है जिसे विक्रम संबत कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कन्वर्ट करना चाहें ना, तो ईस्वी में 57 हमें ऐड करना पड़ता है, तो हमें संबत निकल आता है। इसका मतलब संबत से ईस्वी में जाएंगे तो घटाना पड़ेगा 57, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन दे रखा था संबत में दिया है,
और वो इससे पहले बताया था कि हम संधि काल या जो स्वयंभू हैं उनका पीरियड 693 से मानते हैं, ठीक है, तो स्वयंभू के पीरियड से मानते हैं। तो ये ईस्वी में लिखा हुआ है, आपको दिखा दे क्या, दिखाना पड़ेगा, एक बार दिखाई देता हूँ, आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए 693 दिख रहा है ईस्वी, ये ईस्वी दिख रहा है, ओके, ईस्वी दिख रहा है ना, इसमें 57 हमने ऐड किया, इसमें हमने 57 ऐड किया तो जाके हमारा 750 हो गया था, है कि नहीं, और ये संवत में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा फास्ट आप लोगों से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के स्पीड से, मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं सही है सर। तो ये स्पीड रखूँ या थोड़ा सा मतलब स्लो करूँ अपने आप को? हाँ सर, थोड़ा सा सही है सर, ठीक है, यही तो स्पीड रखिए। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। संधि काल, चारण काल, रामकुमार वर्मा बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत? रामचंद्र शुक्ल याद कर लिए तो रामकुमार वर्मा याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ बस इसको 1050 मानते हैं, ये 750 वाले पीरियड में ले चलते हैं, ठीक है, संधि काल और चारण काल, ये बस मत भुलाइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा बस, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रामकुमार वर्मा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये वाला वीडियो फ्री रहेगा यूट्यूब पे, और आदिकाल के शुरुआत का हम वीडियो फ्री रखेंगे, मतलब कल के बाद, कल का वीडियो फ्री डालने के बाद वीडियो बंद कर देंगे। साहित्य सहचर पे हमने हिंदी का वीडियो डालना बंद कर देना है। कभी कभी जैसे रीत काल शुरू करेंगे या भक्ति काल शुरू करेंगे तो शुरुआत का वीडियो बस डाला जाएगा, फिर आप लोगों के लिए सारा रहेगा, ओके, क्योंकि आप लोग पे किए हैं उस चीज़ के लिए, और इतना अच्छे से यदि पढ़ा जा रहे हैं और कंपटीशन फ्री करके, हम कंपटीशन बढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं चाहूँगा कोई और ना सिलेक्ट हो, लेकिन हमारे स्टूडेंट जरूर सेलेक्ट हो, ठीक है। यहाँ से देखिए, गणपति चंद्रगुप्त जो आप लोग को आज परेशान किए, ठीक है, और माफ़ करिएगा कि हम आपको बहुत परेशान करते हैं ऑप्शन दे करके, ठीक है। तो 1965 इनका उत्तर था वैज्ञानिक इतिहास का, ठीक है, और हम 1184 का इतना जिक्र कर दिए हैं, इतना जिक्र कर दिए हैं कि आप लोग के माइंड में अब बैठ गया होगा। प्रश्न भी कई बार बनाए हैं, शालिभद्र सूरी का भी जिक्र कर दिए हैं, तो ये शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। तो उन्हीं का टाइम पीरियड 1184 है, और ये सन लिखा हुआ है। हाँ, ये गणपति चंद्रगुप्त मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए कि ये वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं, बहुत ज़्यादा ही पसंद है मुझे, ठीक है। इनको खोज निकाले थे अपने लाइब्रेरी से, और अपने एमए के दौरान पहला लड़का था जो वैज्ञानिक साहित्य का इतिहास पढ़ रखा था, ठीक है। तो ये गणपति चंद्रगुप्त का टाइम देख लीजिए, बिल्कुल शुक्ल जी जैसा है, तो मतलब आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ऐसा ही कुछ है। हाँ, लेकिन ये देखिए, ये सब बस इसको शुरुआत कब से करते हैं वो याद रखना है, लेकिन आधुनिक काल की शुरुआत 1857 से करते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप चाहें तो भूल सकते हैं, ये 1350, 1600 ये सब भूल सकते हैं, लेकिन आधुनिक काल की शुरुआत ये 1857 से मानते हैं, और आदिकाल का शुरुआत ये 1184 ईस्वी से मानते हैं, ठीक है। हम ऑप्शन बनाते हुए अब आप लोगों ने 57 बोल के हमारे माइंड में रियली में बहुत सारा ऑप्शन क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। तो कल आप लोग गलत करने के लिए या कंफ्यूज होने के लिए तैयार रहिए। हाँ, तो ये ईस्वी है गणपति चंद्रगुप्त का। ये तो गणपति चंद्रगुप्त का जो काल विभाजन है उसमें आधुनिक काल का तो सन है, इसलिए ना। हाँ, ये सन मतलब ईस्वी है, या सन बराबर ईस्वी, सन मतलब ईस्वी, ठीक है, ईस्वी और सन सेम ही है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में यदि म्यूट करिए, जो भी जिनके पास से आवाज आ रही है पहले म्यूट करिए, कैसी आवाज है। शुभम अपने आप को म्यूट करिए, यहीं से मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। शुभम से आवाज आ रही थी, और जिससे भी आवाज आ रही है मैं म्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ, अब जिसको पूछना था वो प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न था? फिर से किसी की आवाज आने लगी। सर, आशुतोष जी की तरफ से ज्यादा आवाज आ रही है। आशुतोष जी, आप सुन रहे हैं? मैं क्वेश्चन ये मैं म्यूट कर दे रहा हूँ आशुतोष जी को। हाँ, ये शांति स्थापित हुआ।
ओहो, लग रहा था कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो प्रश्न क्या था आपका? जो जो प्रश्न पूछ रहे थे प्रश्न बताइए। फिर से कौन यार, ये कौन है? आप ही के मतलब जो बोल रही हैं उन्हीं के पास है ये आवाज़ है क्या? नहीं, फिर आशुतोष जी। आशुतोष जी मैं क्यों? हाँ सर, आशुतोष जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ तो बोलिए, आशुतोष जी क्वेश्चन पूछिए, फिर म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ये बोलिए बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। चलिए, आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए और म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है? और जो आप लोग ऐप का डिमांड कर रहे हैं तो क्वेश्चन टाइप करने वाला भी सिस्टम थोड़ा बहुत आप रखिए। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का मतलब क्लास गूगल मीट पे ले करके उसे अपलोड किया जाए, या कुछ इस तरह का सिस्टम करना मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ठीक रहेगा। बाकी आप लोग जैसा बताएंगे वैसा किया जाएगा। यदि आप आता है तो अभी कंफर्म मत हो जाइए कि आप आ ही रहा है। अभी बातचीत चल रही है, बातचीत वैसे डील हो गया है, ठीक है, और अच्छा खासा बर्डन के साथ हुआ है। तो ये क्लियर है गणपति चंद्रगुप्त का। 2 पीरियड 2 टाइम याद रखेंगे, 1184 याद रखेंगे और 1857। आधुनिक काल की शुरुआत 1857 से मानते हैं और आदिकाल की शुरुआत 1184 से मानते हैं। क्लियर है? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर हमको गणपति चंद्र जी का हाँ हाँ सर आधुनिक काल जब ये सर ईस्वी में है तो संवत में सर 1914 हो जाएगा ये। हाँ, नहीं ये इस संवत में है। अच्छा, मतलब संवत की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ऐड कर लीजिए 1857 को। बिल्कुल ऐड करिए। हाँ हाँ 1914 हो जाएगा हाँ, सर। तो 1914 होगा। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये संवत हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि वर्ल्ड वार मत शुरू कर दीजिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, ये संवत है यहाँ, लेकिन ईस्वी है। ठीक है, 1857 की क्रांति जो होती है वहीं से ये आधुनिक काल की शुरुआत मान लेते हैं। अब हम आते हैं नगेंद्र की। नगेंद्र को मैं बहुत ज़्यादा भाव देता नहीं हूँ, ठीक है। हालांकि देखिए हमारे पास नगेंद्र की किताब आज कहीं न कहीं से दिख गई थी, आउट ऑफ रेंज फिर से हो गया, क्योंकि मैं उस किताब को पढ़ना नहीं चाहता हूँ और आप लोग को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि किताब पढ़िए। किताब काम की किताब नहीं है मेरी दृष्टि से। लेकिन कुछ बातें हैं जो नगेंद्र में, कुछ चीज़ें हैं जो ठीक ठाक है। वो ये आधुनिक काल को ये सब डिवाइड जो करते हैं वो, ठीक है। आदिकाल 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, भक्ति काल 14 से 17, रीतिकाल 17 से 19वीं, बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी जैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन ये 7वीं शताब्दी रामकुमार वर्मा जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। 693 हो गया ना 7वीं शताब्दी। हालांकि इसको 8वीं शताब्दी माना जाए, लेकिन ये 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी से तक मानते हैं। हाँ, कई बार मैं इनको कहता हूँ दिल्ली वाले चोर होते हैं। दिल्ली कहते हैं ना ये 14वीं से 17वीं शताब्दी, फिर रीतिकाल को 17 से 19वीं शताब्दी। आधुनिक काल का इनका थोड़ा सा जो डिवीजन है वो ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये चूंकि इनमें देखिएगा एक तो गद्य साहित्य आ जा रहा है, ठीक है। आधुनिक काल को ये 19वीं सदी से अब तक मानते हैं। अब तक का मतलब जब ये किताब लिख रहे थे, ठीक है। और कब लिख रहे थे ये भी आपको दिमाग में नहीं लाना है कि कब लिख रहे थे नहीं लिख रहे थे, बिल्कुल ज़रूरी चीज़ नहीं है। बस थोड़ा सा हम ये टाइम पीरियड आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, ठीक है। ये जो आधुनिक काल को डिवाइड करते हैं, पुनर्जागरण काल, जो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कह रहे हैं, ओके। 1857 से 1900। फिर जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल को कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, हम लोग भी कंफ्यूज रहते थे, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज नहीं रहते थे। सारे लोग कंफ्यूज होते तो भाई हम लोग भी तो कभी न कभी आप जैसे तो नहीं ही कह सकते हैं कि मतलब बिल्कुल अबोध तो रहे ही होंगे हिंदी साहित्य में। जब हम पहली बार रीतिकाल का पेपर लिख रहे थे तो उसमें थोड़ा मैथ्स लगा दिए थे, तो हमारे जो टीचर चेक किए वो 37 नंबर दिए मुझे 70 में, ठीक है। और फिर उसी कॉपी को दूसरा टीचर चेक किया तो वो 65 नंबर दिए, ठीक है। तो जिनको मैथ्स पसंद था वो हमें 65 दिए, जिन्हें मैथ्स पसंद नहीं था वो 37 दिए थे। रीचेक में समझ सकते हैं कि कितने का फ़र्क आ गया, 37 से सीधा डबल हो गया, ठीक है। तो मैथ्स जिन्हें पसंद होगा वो हमारे साथ ज़्यादा टिकेंगे, ओके। तो ये देखिए पुनर्जागरण काल और जागरण सुधार काल, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल को, लेकिन जागरण सुधार काल
द्विवेदी काल। और द्विवेदी एक चीज जो कंफ्यूजन, आप लोग कंफ्यूज यदि हो रहे होंगे, तो द्विवेदी युग का जो थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, ये कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी मत समझ लीजिएगा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और इनका जो मतलब इंटेंशन था, ये सुधारवादी दृष्टि के थे, ये ऐसे होना चाहिए। हाँ, ये जो आप भारत भारती किताब पढ़ेंगे, हम कौन थे, क्या होंगे अभी, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। ठीक है, तो ये चाहते थे कि भारत या उनके जो कवि हैं बिल्कुल सुधारात्मक लिखे, थोड़ा मतलब उपदेशात्मक भी लिखें। ठीक है, तो इस वजह से आप जो कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उसको क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिया, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो प्रवृत्ति थी वो बात कर दी, तो मुझे नहीं लगता कि अब फिर कंफ्यूज होंगे आप। ठीक है, ये जागरण सुधार कला, और पूछा जा कई बार पूछ भी सकते हैं ये लोग कि द्विवेदी युग को दूसरे नाम से हम किस नाम से जान सकते हैं। तो ऑप्शन में यदि पुनर्जागरण दे दिया तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन आंसर है जागरण सुधार काल। और सुधार जब देखेंगे तो द्विवेदी काल याद आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर हैं समीर कुमार पाठक, BHU के हैं, उनका नवजागरण पे काम है। ठीक है, और वो इसी पीरियड से संबंधित है वो चीज़ें। अब देखिए नेक्स्ट है छायावाद। ये टाइम पीरियड भूलना नहीं है, 1918 से शुरू है। ठीक है, 1938 तक ये ले गए हैं, घबराइए नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रगति प्रयोग काल 1936, ये टाइम पीरियड आप नहीं याद रखेंगे। 1918 वाला बस छायावाद की शुरुआत मान सकते हैं 1918, उसके आगे आपको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, 1918 से छायावाद की शुरुआत है, लेकिन बाद की चीज़ें हम नहीं याद रखेंगे क्योंकि माना जाता है 36। ठीक है, उसके बाद प्रगति प्रयोग काल है, इसको भी टाइम पीरियड नहीं याद रखेंगे। नवलेखन काल है, ये सब नहीं याद रखेंगे। बस जो है प्रगति प्रयोग काल है, नवलेखन काल है, इनमें ये सारी चीज़ें हैं, ये याद रख सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड आप नहीं याद रखेंगे। टाइम ये सर्वमान नहीं है, इसलिए आपको याद नहीं रखना है। ओके, बस थोड़ी बहुत जागरण सुधार काल और पुनर्जागरण काल याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब बच्चन सिंह की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि एक ही दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और एक जो नाम इन्होंने डाल दिया है बच्चन सिंह, अभ्रंश। ठीक है, अभ्रंश काल। और मैंने कल कहा था कि बच्चन सिंह को BHU में मारा पीटा गया था। ठीक है, इनके अब थोड़ा बहुत मस्ती मजाक में सीख सकते हैं कि इनके जो चेहरे थे उसको भ्रंश कर दिया गया था, तोड़ फोड़ कर दिया गया था। तो इससे आप याद रख सकते हैं हाँ, कि जब BHU में बोलने आए थे तो कुछ इस तरह की बातें बोल गए थे कि इनकी कुटाई हो गई थी। BHU वाले थोड़े बदमाश भी होते हैं, तो खास करके जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, जो हम लोग हैं, जो बिरला में रह लेते हैं, हमारे सीनियर जुड़े हों तो जान रहे होंगे। ठीक है, तो अब वैसा कैरेक्टर हम लोग का रहा नहीं कि हम लोग किसी को परेशान करें, लेकिन बिरला हॉस्टल का चरित्र ऐसा है कि लोग समझते हैं कि वहाँ बहुत नालायक बच्चे रहते हैं, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि जो एंट्रेंस में टॉप करते हैं वही बच्चे बिरला हॉस्टल पाते हैं। और एक बात बता दूं कि जब हम लोग JRF निकाले थे तो 220 हमारा रूम नंबर था और 228 तक हिंदी वाले थे, कुछ इधर उधर थे, बस 225 रूम नंबर छोड़ के सारे लोग एक साथ JRF हो गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई करते थे कि ग्रुप में पूरा JRF लॉबी हो गए थे। तो आप लोग भी थोड़ा अच्छे से पढ़िए कि हम ये कह सकें कि साहित्य सहचर में 56 स्टूडेंट जुड़े और 56 के 56 जो है BPSC टीचर हो गए। हाँ, ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि अभी तक जो 56 जुड़े हैं, शुरुआत बिल्कुल जो ऑनलाइन बच्चे हैं 56 जुड़े हैं, ऑफलाइन में हमारे पास कोई नहीं बच्चे हैं कि मैं उन्हें पढ़ा पाऊँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल ऑनलाइन आ गया हूँ आप लोगों के साथ। तो बच्चन सिंह हैं, क्या कह रहे हैं, अभ्रंश काल। और अभ्रंश काल को याद रखने के लिए मैंने बच्चन सिंह का तोड़फोड़ करवा दिया। भ्रंश मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि टूट फूट हो जाए थोड़ा, उसको भ्रंश काल। बाकी आप नहीं याद रखिए, भक्ति काल, बेती काल, आधुनिक काल कब से, ये देखिए 1857 से ये भी शुरू मानते हैं, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदि काल को, अभ्रंश काल कौन कहते हैं, बच्चन सिंह कहते हैं। ओके, तो ये याद रहेगा आपको। थोड़ा सा बाकी है, आप लोग कहेंगे कि टाइम अधिक हो रहा है, लेकिन टाइम अधिक नहीं हो रहा है, पढ़ना है तो पढ़ना है। और हिंदी का क्लास वैसे ही थोड़ा सा अधिक खींच जाता है, और हम लोग खींच नहीं रहे, हम लोग सीख रहे हैं। और ये दो जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं ना, एक बार TRE 2 का क्वेश्चन उठाइएगा और देखिएगा कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, देखिए चारण काल कौन कहते हैं, आदि काल को गिडर्सन कहते हैं, आपको याद है, पहले से बताया गया था। ओके,
अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं। ये तो आप भूलेंगे नहीं, अभी ही डिस्कस किए थे। किस किस कवि का जिक्र आया है ग्रियर्सन के यहाँ मुख्य रूप से? मतलब 9 कवि पुष्य चंद्र जायसी की प्रेम कवि चारण काल में। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए, चंद, जगनी, सारंगधर, ठीक है, पुष्य, ये 4 नाम आपको याद दिलवाए थे। यहाँ से प्रश्न बनता है मित्र, जो भी आप देख रहे हैं, जितने सारी देख रहे हैं सब लोग, आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, अभी जिस महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जिक्र कर रहे थे, ठीक है, वो बीच बप्पन काल, और हमारे कोई साथी कह रहे थे कि आरंभिक काल या प्रारंभिक काल। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरी बार कोई गलती नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ भी प्रारंभिक काल लिखा हुआ है मिश्र बंधु। ठीक है, आप प्रारंभिक काल भूल जाएं, लेकिन आदिकाल को ये क्या कहते हैं? अलंकृत काल कहते हैं, ये नहीं भूलना है, मैंने आपको कहा था। बीज पप्पन काल कहते हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, बीज पप्पन काल, बीज बोया जा रहा था। ओके, उसके बाद देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं वीर गाथा काल, आपको याद ही हो गया होगा, इतनी बार आपको बताया गया है कि शुक्ल जी कहते हैं। ठीक, सिद्ध सामंत काल जो है वो कौन कहते हैं? ये जो है राहुल संकृत्यायन, इनका बौद्धों और सिद्धों पे काफी काम था, और इसीलिए ये सिद्ध सामंत काल कहते हैं। सामंत मतलब इंडिकेशन चारण की तरफ है, और सिद्ध मतलब इंडिकेशन बौद्धों और सिद्धों की तरफ है। कोई जुड़ना चाह रहे थे, और देख ले रहा हूँ कौन है, इतनी रात को हमें याद कर रहे हैं। ठीक है, ये लिली 100 हाथ उठा रही हैं, कैसा है क्या लिली जी, कुछ जरूरत है आपको? ओके, तो राहुल संकृत्यायन याद रहेगा ना, क्योंकि आप देखते हैं कि ये तिब्बत खूब घूमते थे। ठीक है, तो वो वहाँ आप याद रखेंगे कि सिद्ध सामंत काल कौन कह रहे हैं? राहुल संकृत्यायन। ओके, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ना याद रखें आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संधि एवं चारण काल कौन कहते हैं? आपको याद करवाए हैं अभी, रामकुमार वर्मा। ठीक है, और 750 संवत से शुरू मानते हैं रामकुमार। ठीक है, 750 संवत का मतलब 693 ईस्वी ही है। ठीक है, याद रहेगा। रामचंद्र शुक्ल, क्या क्या क्या? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल कहाँ से मानते हैं शुरुआत? 1050 संवत से मानते हैं आदिकाल की शुरुआत, लेकिन 1050 म्यूट कल हम टेस्ट में देख लेंगे ना, आप लोग कितना याद करके आए हैं, वो तो दिख जाएगा। और जब ऐप आएगा तो और टेस्ट अच्छे से मॉनिटर हो रहा होगा, अभी आया नहीं है। और हम पे अभी चढ़ने मत लीजिएगा, लगेगा कि ऐप लाइए ऐप लाइए, अभी जब तक हमारे हाथ में नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड जो है वो बहुत मतलब मुझे सही नहीं लगते रहता है, पर ठीक है जैसा है। वीर काल आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ये सिद्ध संधि और चारण काल आपको बताया गया और अच्छे से बताया गया, ये तो आप भूलेंगे ही नहीं। आदिकाल को आदिकाल कौन कह रहे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया था हिंदी साहित्य का आदिकाल? कोई तो बताए। 1952 में, 1952। ठीक है, आधार काल, ठीक ठीक म्यूट। आधार काल कौन कहती हैं? सुमन राजे। ये कौन सी किताब लिखती है सुमन राजे, आप लोगों को याद है? सुमन राजे कौन सी किताब लिखती है? हिंदी साहित्य का दूसरा दूसरा ठीक है, आपको बोल रहे हैं क्या? जो दूसरा बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत भ्रंश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चन सिंह बोले दूसरा इतिहास, लेकिन मैं पूछ रहा था सुमन राजे क्या लिखी हैं, तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, सुमन आधा इतिहास। ठीक है, दूसरा इतिहास वो लिखे हैं, और हो सकता है हमारे यहाँ बच्चन सिंह। हाँ, तो सारा इतिहास की किताबें पढ़ी है हमारे पास। रेत काल का नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, और मैं खास करके जहाँ कंफ्यूज रहता हूँ वह मैं क्लियर करूँगा। ओके, इधर तो कोई कंफ्यूजन नहीं था आदिकाल में, आदिकाल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी भी, बोल दीजिए। ये थोड़ा याद रह जाएगा सब। बीज बपन काल कौन कहे थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके ओके ओके, एक चीज हम चाहें तो आपको फंसा सकते हैं, चारण काल कौन कहते हैं?
साथ में राम कुमार वर्मा राम कुमार वर्मा भी बोले थे और राम कुमार वर्मा और गिरियर्सन दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक, ये फट किसके लिए था? चलिए क्या सर? कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। देखिए, रीत काव्य कौन कहे हैं? जॉर्ज गिरियर्सन कहे हैं, आपको बताए थे। रीति काव्य कह रहे हैं, काल नहीं कह रहे हैं। अलंकृत काल हमने आपको बताया था मिश्र बंधु कह रहे हैं, ठीक है। रीति काल तो शुक्ल जी कह रहे हैं। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कह रहे हैं, ठीक है। और कला काल रामाशंकर शुक्ल रसाल कह रहे हैं। और हम जहाँ कंफ्यूज होते हैं पहले बता दे रहे हैं हम, उसके बाद आप बताइएगा कि आप कहाँ कंफ्यूज होंगे, ठीक है। हम जहाँ कंफ्यूज होते हैं वो बता दे रहे हैं, ठीक है। संभव हो अभी भी हम कंफ्यूज हों, ये भी हो सकता है। हम कंफ्यूज होते हैं मिश्र बंधु, अलंकृत काल, ठीक है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल। यहाँ मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ और अब आप लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया मैं, ठीक है। अब कमाल बात ये है कि ये भी मिश्र हैं, ये भी मिश्र हैं, ये भी अलंकृत कर रहे हैं, ये भी श्रृंगार कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे याद रखे हैं वो बता दे रहे हैं। आप लोगों के पास कुछ और ट्रिक हो तो बता दीजिएगा। हाँ, हमारे बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर है, बामुश्किल कितना किलोमीटर है? तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर भी नहीं है। रात को यदि जाऊँ तो मुश्किल से हमें 15 मिनट लगेगा पहुँचने में, ठीक है। तो हमारे पास ये विश्वनाथ मंदिर है, और आप जब जाएंगे विश्वनाथ मंदिर में तो क्या होता है, हर दिन उनका जो है श्रृंगार किया जाता है। विश्वनाथ मंदिर में हर दिन उनका श्रृंगार किया जाता है, ठीक है। और प्रसाद भी दिया जाता है श्रृंगार के बाद विश्वनाथ में, ठीक है। गजब ट्रिक बैठाए हैं सर। हाँ, तो अब फील होता होगा कि क्यों आना जरूरी था हमारे पास, ठीक है। और मैं जान से नहीं बताता था कि मेरी कुछ इशू थी डिपार्टमेंट की तरफ से कि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता था, इसीलिए मैं ऑनलाइन आता ही नहीं था, बहुत कम आता था, ठीक। लेकिन अब डिपार्टमेंट वाले समझ गए हैं कि अभी डिपार्टमेंट में एक बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास जितना दिमाग है और इनके गाइड के पास जितना दिमाग है, दोनों को मिला दिया जाए तो फिर आदित्य राज का दिमाग आता है, ठीक है। तो प्रोफेसर सबको भी थोड़ा बहुत परेशान कर देते हैं हम तो, लेकिन आप लोगों को परेशान बस विकल्पों से करेंगे और किसी तरीके से परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत जगा भी सकते हैं, इस तरह से रात को जगना पड़ रहा है आप लोगों को, लेकिन इसमें मुझे कुछ नहीं, मैं सो सकता था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। लेकिन मैं यदि सो जाऊं तो फिर आप लोग को बहुत फ़र्क पड़ेगा। तैयारी 4 में फिर कहेंगे सर 1 नंबर से रह गया, सर ऐसे रह गया, सर वैसे रह गया। और मैं चाहता हूं कि इस बार मुझे कट ऑफ ना बताना पड़े। मेरे सारे स्टूडेंट 95 प्लस रहेंगे तो मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाकी दुनिया बताते रहे कट ऑफ, मैं फिर कट ऑफ का कैलकुलेशन नहीं करूँगा, उस पर क्यों दिमाग लगाऊँ जब हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि 95 कर दे रहे हैं, ठीक है। 95 कर दिए रहेंगे तो बिल्कुल आप मानिए कि मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा। उसके नीचे किए रहेंगे तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। आपके साथ मैं भी परेशान रहूँगा, तो मुझे मत परेशान करिएगा। तो कोशिश करिएगा कि कम से कम 95 तो हो ही आप लोगों का, चाहे आप कैटेगरी के हैं चाहे जनरल हैं हो। यदि जनरल है तो 100 भी टारगेट करिए, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको टारगेट कितना दे रहा हूँ, 90%। 90% मतलब 108 होता है। ये जिस दिन हमारे टेस्ट में 90% आप लोग लाना शुरू कर दिए ना, उस दिन समझ लीजिएगा कि आप बीपीएससी में हो सकता है 95% ला दें, हाँ, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी के पास मतलब इतना वैरायटी ऑफ ऑप्शंस नहीं है, उनको किताब देखना है, बना देना है, बहुत जल्दी में रहते हैं ना वो लोग। तो 2 चीज़ क्लियर है। प्रसाद कहाँ मिलेगा? जब विश्वनाथ का श्रृंगार होगा तो ही प्रसाद मिलेगा ना जी, विश्वनाथ, ठीक है। तो विश्वनाथ का ऐसा ना हो कि आप विश्वनाथ का प्रसाद खाते रहे और श्रृंगार भूल गए। ये भी होता है कई बार, प्रसाद खाने के चक्कर में मेन चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। तो प्रसाद विश्वनाथ जो है प्रसाद श्रृंगार होगा, उसी के बाद प्रसाद मिलेगा हमें। और किसका श्रृंगार होगा? विश्वनाथ का, ठीक है। रवि जी तो कभी विश्वनाथ मंदिर गए हैं कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल। हाँ, तो प्रसाद वरसाद तो खाए नए वाले पुराने वाले दोनों। अरे वाह, तो फिर कभी नए वाले में आइए तो हमें बताइए, मिलते हैं हम। अरे
निश्चित निश्चित इस बार आके मिलेंगे सर आपको। ठीक है, तो आपको याद कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना दोस्तों? अलंकृत काल मिश्र बंधु और श्रृंगार काल अच्छा ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हालांकि ये व्यक्ति मुझे बहुत पसंद नहीं है हाँ, जब इनका स्त्रियों पे खास करके कमेंट जो है वो बहुत मीरा पे जो कमेंट है इनका। और ये कौन सा किताब लिखते हैं आपको याद है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किताब याद है? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। नहीं, वो तो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। विश्वनाथ हिंदी मुझे साहित्य का अतीत हाँ, अभी विश्वनाथ त्रिपाठी से मिलना हुआ था हमें दिल्ली जाके, तो वो सरल इतिहास लिखते हैं। और यदि आप लोग को थोड़ा सा भी समय हो तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास चाहे तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ के लिए। ठीक है, बहुत सरल भाषा में है और हम लोग भी जब शुरू में थे तो ये किताब पढ़े हैं। ठीक है, और पढ़ने के बाद जूनियर्स को फॉलो अप कर देते हैं कि जाइए आप लोग पढ़िए, अब हम एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, सजेस्ट नहीं करूँगा, पर यदि थोड़ा सा समय है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। ओके, तो ये हिंदी साहित्य का अतीत लिखते हैं। ओके, बाकी कलाकाल कौन कहते हैं? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी कहते हैं कलाकाल। कालाकाल मत पढ़ लीजिएगा, कालाकाल नहीं, कलाकारों के लिए कलाकाल यूज कर रहे हैं। ठीक है, आर्ट्स के लिए। ओके, तो इसमें कोई यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। याद रहेगा ना? नहीं सर नहीं। भूलेंगे नहीं ना? अब ये आप देखिएगा कहीं टेस्ट में आया और गलत कर दिए तो फिर हम थोड़े गुस्सा भी हो सकते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर महेंद्र दुबे भाषा की दृष्टि से काल विभाजन कुछ इस तरह से करते हैं। अभट्ट पृष्ठभूमि, उन्मेष काल, भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, ये सब समथिंग है। पूर्व भाग जो है ब्रज भाषा, अवधि काल, हाँ, उत्तर भाग खरी बोली। ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक याद है? हमारे एक शायद निर्मली की कोई जुड़ी हैं, वो कह रही थी कि हम सिर्फ हिंदी नहीं पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, कुछ ऐसा था क्या? करीना जी, आप क्या बोली थी कि जीएस पढ़ेंगे या हिंदी पढ़ेंगे? करीना जुड़ी हैं? जी सर। क्या आप बोली थी कि मुझे हिंदी पढ़ना है आपसे या जीएस पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है। अच्छा, हिंदी पढ़ना है, चलिए फिर ठीक है। ओके, तो अब हिंदी क्लास ख़त्म करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं करीना जी को कह रहा हूँ कि आप क्लास छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का हिंदी? कोई प्रश्न बन रहा है? हम लोग 1 घंटा 2 मिनट में हिंदी साहित्य का नामकरण और काल विभाजन देख लिए हैं। ठीक है, तो ये